हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी पहला चैप्टर के लेखक परिचय के बारे में जानेंगे, जो कि उस पाठ का नाम है दोस्तों बातचीत। हमने यहाँ पर हेडिंग डाल दिया है, बातचीत है। और ये बातचीत जो है वो गद्य खंड में आता है। कितने कौन से खंड में आता है? गद्य खंड में आता है। तो इसी का आज हम लोग लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले लेखक परिचय करते हैं। देखिए, लेखक का नाम अगर पूछा जाए कि बातचीत के लेखक का नाम क्या है, तो बताना है बालकृष्ण भट्ट। क्या बताना है? बालकृष्ण भट्ट बताना है। ठीक है। और इनका जन्म के बारे में पूछा जाएगा तो बताना इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। निधन के बारे में पूछा जाएगा कि निधन कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। इनका निवास स्थान के बारे में पूछा जाएगा कि इनका निवास स्थान कहाँ था, तो बताना है आप सभी को इलाहाबाद यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में इनका निवास स्थान था। ठीक है। आइए अब समझते हैं इनके पिताजी के बारे में। इनके पिताजी क्या थे, उनके पिताजी का नाम क्या था। तो इनके पिताजी का नाम अगर पूछा जाएगा तो आप सभी को बताना है बेनी प्रसाद भट्ट। और पेशा से क्या थे? ये व्यापारी थे। इनके पिता क्या काम करते थे? तो व्यापार के मतलब व्यापारी थे। ठीक है। अब ये इनके माता जी का नाम पार्वती देवी सुसंस्कृत महिला थी। बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। तो पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट के मन में पढ़ने के लिए रुचि और लालसा किसने जगाई, तो उनकी मां ने जगाई। और उनकी माता का नाम क्या था? पार्वती देवी था। ठीक है, यहां तक आपसे क्लियर हो गया होगा। अब इनके शिक्षा के बारे में कि इन्होंने कहां तक पढ़ाई किया था, तो ये प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए। तो पूछा जाएगा कि कौन से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया, तो बालकृष्ण भट्ट। या फिर बालकृष्ण भट्ट ने सबसे पहले ने प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किया, तो संस्कृत का अध्ययन किया था। ठीक है। आइए 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी है। तो पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस की परीक्षा किस स्कूल से दिए, तो प्रयाग के मिशन स्कूल से दिए। और कब दिए, वर्ष पूछा जाएगा तो वर्ष में बताना है कि 1867 ईस्वी में इन्होंने एंट्रेंस का एग्जाम दिया था। किस स्कूल से दिया था, तो प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा इन्होंने दिया था। ठीक है। आइए इनके वृत्ति यानी कि पेशा, जो कि कार्य होता है, वृत्ति मतलब कार्य होता है कि उन्होंने कौन कौन सा कार्य किया था। तो इनके कार्य के बारे में जानते हैं। तो 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापक रहे। तो पूछा जाएगा कि प्रयाग के मिशन स्कूल में बालकृष्ण भट्ट कब से कब तक अध्यापक रहे, तो 1869 से 1875 तक ये उस स्कूल में अध्यापक रहे। अगला जो इनका कार्य है, 1885 में प्रयाग के सीएबी स्कूल में संस्कृत का अध्यापक रहे। तो पूछा जाएगा कि ये किस स्कूल में संस्कृत का अध्यापक रहे, तो प्रयाग के सीएबी स्कूल में संस्कृत का अध्यापक रहे। और किस वर्ष में रहे, तो 1885 ईस्वी में। कब रहे? 1885 ईस्वी में। ठीक है। यहां तक आप सब क्या देखना है कि ये किस स्कूल में संस्कृत विषय को पढ़ाते थे, तो आप लोग को बता देना है कि प्रयाग के सीएबी स्कूल में संस्कृत का अध्यापक रहे। और कब रहे? 1885 ईस्वी में। कब रहे? 1885 ईस्वी में। अगले यहाँ पर है कि 1888 में कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। तो अध्यापक ये कहाँ पर नियुक्त हुए, तो कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में ये 1888 में अध्यापक नियुक्त रहे। ठीक है। अब देखिए, जब यहाँ पर ये अध्यापक नियुक्त हुए तो ये थोड़े से गुस्सेल स्वभाव के थे। कैसे? हमेशा गुस्सा करते थे। तो इनका स्वभाव के बारे में पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट का स्वभाव कैसा था, तो ये उग्र स्वभाव के थे। उग्र मतलब गुस्सेल, ज्यादा गुस्सा करते थे। और इसी स्वभाव के कारण इनको नौकरी छोड़नी पड़ी थी। जब ये 1888 में कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए तो थोड़ा सा उग्र स्वभाव के थे, और इसी उग्र स्वभाव के कारण इनको यहाँ से नौकरी छोड़नी पड़ी। तो पूछा जाएगा इनको नौकरी क्यों छोड़नी पड़ी? गुस्सेल यानी कि उग्र स्वभाव के कारण। ठीक है। और ये कहां पर अध्यापक नियुक्त हुए, तो कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में। और कब नियुक्त हुए? 1888 में ये अध्यापक नियुक्त हुए। ठीक है। आइए इनके जानते हैं रचनात्मक सक्रियता। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से
1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला। तो पूछा जाएगा कि इनकी मासिक पत्रिका का नाम क्या था, तो इनकी मासिक पत्रिका का नाम पूछा जाएगा तो हिंदी प्रदीप था। क्या नाम था? हिंदी प्रदीप था। और ये कब इसको प्रकाशित किए थे? तो 1877 में। कब प्रकाशित किए थे? 1877 में। ये हमेशा इनका पूछा जाता है, ठीक है। हमने वहीं पे लिखा है कि मासिक पत्रिका का नाम पूछा जाएगा तो हिंदी प्रदीप बताना है। और ये इसे कब तक चलाते रहे? तो 33 वर्षों तक दोस्तों ये इसको चलाते रहे, ठीक है। ये पत्रकार भी थे। तो इनकी मासिक पत्रिका का नाम क्या था? तो बताना है हिंदी प्रदीप। कब प्रकाशित हुआ था? 1877 में। कब तक इसे चलाते रहे? तो 33 वर्ष के आयु तक इसे, मतलब 33 वर्षों तक इसे चलाते रहे, ठीक है। यहां तक इसे कोई डाउट नहीं। अब आते हैं इनकी रचना के बारे में कि कौन कौन सा इनका रचना है। तो इनका रचना उपन्यास है, नाटक और प्रहसन है, ठीक है। तो जाइए इनका पहचान जानते हैं हम लोग कि कौन कौन सा उपन्यास है, कौन कौन सा नाटक है, कौन कौन सा प्रहसन है, ठीक है। चलिए, तो इनका है वो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव, ठीक है। ये जो इनका है, ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरा, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है ये है गुप्तवैरी, रहस्य कथा, रसातल यात्रा, हमारी घड़ी, उचित दक्षिणा, ठीक है। तो इतना सारा आप लोग को याद नहीं करना है, बस याद रखना है कि उपन्यास में कौन कौन सा है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव, ये इनका क्या है? तो इनके द्वारा रचा गया उपन्यास है। तो यह फिर से पूछ सकता है कि नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट का। 100 अजान एक सुजान किसका उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट का। सद्भाव का अभाव किसका उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट का। ये आप लोग को तीन ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद करना है। आइए समझते हैं इनके नाटक के बारे में। तो नाटक इनका है पद्मावती, बाल विवाह, रेल का विकट खेल, एक रोगी और एक वैद्य, ठीक है, बेनी संहार, शिशुपाल वध, दमयंती स्वयंवर इत्यादि। तो इसमें से भी आप लोग को ये वाला जो हम टिक लगा रहे हैं आप लोग को याद कर लेना है। पद्मावती, बाल विवाह, रेल का विकट खेल, एक रोगी एक वैद्य और दमयंती स्वयंवर, ये जो इनका हम आप लोग को बताए हैं 5 गो लगभग आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। ये इनका इंपॉर्टेंट नाटक है। तो नाटक से पूछ सकता है कि पद्मावती क्या है? इनका नाटक है, ठीक है। बाल विवाह क्या है? नाटक है। दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचा गया क्या है? उपन्यास, नाटक या प्रहसन, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है इनको नाटक है, ठीक है। यहां तक आपसे क्लियर हो चुका होगा। आइए अब इनके प्रहसन के बारे में जानते हैं, इनका प्रहसन कौन कौन सा था। तो देखिए प्रहसन इनका 3 गो है। जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबना, ये जो इनका है 3 गो इनके द्वारा लिखा गया, रचा गया प्रहसन है। तो ये भी आप लोग को याद कर लेना है कि इनका प्रहसन का नाम क्या है। तो जैसा काम वैसा परिणाम, और ये हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग ऑब्जेक्टिव बुक में देख लीजिएगा, ये पूछा गया है। नई रोशनी का विष, ये इनका क्या है? प्रहसन है। और आचार विडंबना क्या है इनका? तो ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचा गया प्रहसन है, ठीक है। आइए इनके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बात हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के कवि थे। तो पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट जो थे ये किस युग के कवि थे? तो भारतेंदु युग के ये कवि थे। किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के ये कवि थे, ठीक है। अगला है बालकृष्ण भट्ट ने 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। तो पूछा जाएगा कि वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा किसने की? बालकृष्ण भट्ट ने की। और कब की? तो 1881 ईस्वी में इन्होंने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की थी। यहां से ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगला है बालकृष्ण भट्ट महान पत्रकार, निबंधकार तथा गद्यकार भी थे। तो पूछा जाए कि बालकृष्ण भट्ट क्या थे? महान पत्रकार, निबंधकार, गद्यकार, इनमें से सभी। तो आपको क्या बताना है? जब आप लोग यहाँ से पढ़ लेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि क्या थे इनमें से सभी थे। ये सभी थे, पत्रकार भी थे, निबंधकार भी थे और गद्यकार भी थे, ठीक है। ये क्या इनका? ये सभी थे। आइए अगला है बालकृष्ण भट्ट के 1000 के आसपास निबंध लिखे हैं। तो बालकृष्ण भट्ट के कितने निबंध हैं? तो 1000 के आसपास इनके निबंध लिखे गए इनके द्वारा, 1000 के आसपास। लेकिन उससे जो महत्वपूर्ण है वो लगभग 100 भी इनके द्वारा लिखा क्या है? महत्वपूर्ण। इनके 100 से ज्यादा इनके क्या है? महत्वपूर्ण है। तो पूछा जाएगा यहाँ से, आप सभी से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा कितने, बालकृष्ण भट्ट के कितने निबंध है? तो 1000। और कितने महत्वपूर्ण है? तो 100 को महत्वपूर्ण है, फिर उससे ज्यादा इनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक है। आइए यहां से देखिए महत्वपूर्ण एक सवाल है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट को हिंदी साहित्य का एडिशन और स्टील कहा। तो पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य का एडिशन और स्टील किसे कहा गया, किसने कहा था?
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको कहा था। और ये जो दोनों थे एडिसन और स्टील, ये अंग्रेजी साहित्य के ये रचनाकार थे, अंग्रेजी में ये लोग रचना रचते थे, ठीक है। तो इन्हीं की तरह ये भी अंग्रेजी साहित्य के मतलब कि नामी रचनाकार है एडिसन और स्टील। तो उन्हीं की तरह इनकी जो तुलना है, इन दोनों से तुलना बालकृष्ण भट्ट का किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि एडिसन और स्टील से बालकृष्ण भट्ट की तुलना किसने किया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो हिंदी साहित्य का, या पूछ सकता है कि हिंदी साहित्य का एडिसन और स्टील किसे कहा गया है? तो बालकृष्ण भट्ट को कहा गया है। आइए यहां पर एक हमने और लिखा है कि इनके रचना का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है। इनका जो भी रचना था वो सब किस पुस्तक में या किस संग्रह से प्रकाशित होता था? तो इनके नाम था भट्ट निबंधमाला। क्या नाम था? भट्ट निबंधमाला के 2 खंडों में प्रकाशित होता है। कितने खंडों में प्रकाशित होता था? 2 खंडों में। तो पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट के संपूर्ण रचना का संग्रह किस नाम से प्रकाशित होता था? बालकृष्ण भट्ट से, भट्ट निबंधमाला से, इनके भट्ट निबंधमाला से प्रकाशित होता था। और कितने खंडों में? 2 खंडों में, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। तो मैं आप लोगों से यही आशा करता हूं कि इस वीडियो का आप लोग देख करके और कैसा लगा है आप लोग कमेंट में प्लीज बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो और ये कवि परिचय कैसा लगा है। और इसके आगे हम इसके संपूर्ण जो इसका निबंध है उसके बारे में वीडियो आप लोग को लेकर के हम आएंगे, ठीक है।